पाकिस्तान से एक विधवा औरत भारत में दाखिल होती है। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं और ऐसा स्वांग रचती है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद उसे एक राजमहल तोहफे में गिफ्ट कर देते हैं और इस महल की कीमत करोड़ों रुपए में है। लेकिन जब वो उनका पूरा खानदान का नामो निशान मिट जाता है तब पता चलता है कि उसने खुद इंदिरा गांधी या कहीं भारत सरकार को भी अगले 40 सालों तक बेवकूफ़ बनाया। कैसे बनाया, इस वीडियो के आखिरी में आपको पूरा समझाएंगे कि कब कब क्या क्या हुआ। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीमा के बारे में। सीमा भी कुछ इसी तरीके से भारत में दाखिल हुई। उसके साथ 4 बच्चे भी हैं। उसका दावा है कि वो सचिन से प्यार करती है, लेकिन जिस तरीके से वो भारत में दाखिल हुई इस पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नज़र है, क्योंकि पता चला है कि सीमा उतनी पढ़ी लिखी है नहीं, महज उसने क्लास 5 तक पढ़ाई लिखाई की है। लेकिन पहले वो सऊदी अरब जाती है, सऊदी अरब से नेपाल आती है और नेपाल से चुपके से भारत में दाखिल हो जाती है। खुद उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में भी है। अब ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर ये अंदेशा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सीमा जासूस हो। लेकिन कई लोगों का मानना है कि जिस तरीके से गदर मूवी में तारा सिंह प्यार के लिए सीमा पार कर चुके थे, कुछ इसी तरीके से जो सीमा है उसने सीमा लांघकर अपने प्यार को पाया है। लेकिन बात सीमा की, जो हम जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हम बात करेंगे उस विधवा की जिसने भारत सरकार को अगले 40 साल तक बेवकूफ़ बनाया। दरअसल इस विधवा का नाम है बेगम विलियात। बेगम विलियात 1970 के दशक में पाकिस्तान से न्यू दिल्ली आती हैं। उनके साथ 2 बच्चे हैं, सकीना उनकी बेटी, उनके बेटा अली राजा, नाम उनका साइरस भी है। ये भारत आते हैं और कहते हैं कि हम पर्जियन के वंशज हैं, हम यहाँ पर अक्सर राज किया करते थे भारत में, लेकिन भारत सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है। उनका कहना था कि जो अवध है, वो अवध के नवाब हैं, ये उनके खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन 1856 में जब अंग्रेज़ों ने नवाब को कैद कर लिया, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान भागना पड़ा था। पाकिस्तान तो भाग गए वो लोग, लेकिन उनकी खानदानी ज़मीन को जब भारत सरकार ने अधिग्रहण की आज़ादी के बाद, तो उनमें से ये उस परिवार का हक है कि भारत सरकार उन्हें कुछ हक मुआवजे के तौर पर उन्हें दे और मालचा महल जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में है उन्हें दे दी जाए। उनका कहना था सिया मुसलमान है और जो अवध के जो नवाब हैं उनके खानदान से उनका गहरा ताल्लुकात है। यहाँ तक कि जो बेगम विलियात थी, उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे इंदिरा गांधी रहती थी उनके घर के बाहर एक VIP लॉन्च बुक किया। वहाँ पर अपने नौकर, कुत्ते और 2 बच्चों के साथ वहीं पर रहने भी लगी। अपने पैसों के लेकर वो इतना ज़्यादा शो ऑफ करने लगी कि लोगों को लगने लगा कि बहुत ज़्यादा शाही खानदान से हैं। लेकिन बेगम विलियात की बात प्रधानमंत्री उस वक्त जो इंदिरा गांधी थे उन तक नहीं पहुँच रही थी। बेगम विलियात ने सोचा कि क्यों ना मीडिया को इंटरव्यू दी जाए और कहा जाए कि मैं एक शाही खानदान से हूँ, एक रॉयल फैमिली से हूँ, तब जाकर शायद हो सकता है इंदिरा गांधी तक ये बात पहुँच भी जाए। बेगम विलियात कई मीडिया को इंटरव्यू देती है और कहती है कि देखिए, मैं तो एक शाही खानदान से हूँ, भारत सरकार ने हमारी ज़मीन और हमारी प्रॉपर्टीज़ का अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन हमें बदले में कुछ भी नहीं दिया। ये सरासर गलत है और जिसकी वजह से आज मैं सड़क पर आ चुकी हूँ। अब इस झूठ को इतनी बार बोला गया कि लोगों को ये सच लगने लगा। कहते हैं कि एक झूठ को इतनी बार बोल दिया जाए कि लोग उसे सच मानने लगते हैं। तो कुछ इसी तरीके से बेगम विलियात ने भी यही हरकतें की। अब जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता चला गया, उस वक्त जो यूपी के मुख्यमंत्री थे उन्हें लगा कि मामला तूल पकड़ रहा है, हो सकता है ये आने वाले वक्त में उनकी सरकार को दिक्कत दे सके। तो उनकी दरख्वास्त पर इंदिरा गांधी से कहा गया कि इनको ज़मीन दे दी जाए। इंदिरा गांधी ज़मीन दे देती हैं और साथ में एक महल भी इनको तोहफे पर दे दी जाती हैं, बेगम विलियात और उनके 2 बच्चों को, यानी सकीना और जो उनके बेटे हैं अली राजा को। अभी ये जो महल था इसकी कीमत करोड़ों में है। कहते हैं कि जब 1400 के उस वक्त जो राजा महाराजा थे, ये जब शिकार करने आते थे उसमें इस महल को VIP की तरह, लॉन्च की तरह इस्तेमाल किया करते। इस महल को एक पागल औरत या कहें विधवा को दे दिया गया। हम पागल औरत क्यों कह रहे हैं ये भी आपको आखिर में बताएंगे। लेकिन अब जैसे कि ये सारी चीज़ें सामने आती गई तो पता चला कि 1984 में जब उन्हें मालचा महल मिला, 1993 में बेगम विलियात, जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे, इनकी मौत हो जाती है। मौत के पीछे जो कारण पता चला कि एक जहर है, जहर पीकर इन्होंने
खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस जहर को जो बनाने का तरीका था, इस जहर को भी बहुत आलीशान दिखाया गया। कहा गया कि ये जो जहर है ये रॉयल जो ज्वेलरीज होती हैं उनको पीस कर, उनको कूट कर ये जहर बनाया जाता है, और जिसको पीने के बाद बेगम विलियत की मौत हो गई। 1993 में इनकी मौत होती है। उसके बाद 2016 में जो उनकी बेटी थी राजकुमारी सकीना, उनकी भी मौत हो जाती है। 2017 में अली रज़ा की डेंगू से मौत हो जाती है 2017 में। अब ध्यान दीजिएगा, 40 साल तक कई जो मीडिया पर्सनल थे उनसे बातचीत करने जाते, मिलने जाते, और वो हमेशा यही दिखाते कि वो एक शाही खानदान से हैं। बार बार अपने आप को रॉयल फैमिली का दिखाने की कोशिश भी किया करते। जंगलों के बीच में महल था तो वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल भी आती थी, लेकिन कई लोग वहाँ पर अक्सर जाए भी करते। लेकिन जब जो अली रज़ा, जो प्रिंस साइरस थे, जो 2017 में उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद इस जगह को हॉन्टेड या कहें भूतिया मानने जाने लगा। लोगों को लगा कि यहाँ पर भूत रहते हैं, क्योंकि तीनों की मौत इसी जगह पर हुई थी। जो बेगम विलियत थी, जो उनकी बेटी राजकुमार सकीना, राजकुमार अली रज़ा, कहा जाता है कि ये तीनों किसी से बातचीत भी नहीं करते थे, ना किसी से मिलते थे, और ये सिर्फ अपने महल के अंदर ही रहते थे। अब जब ये पूरा खानदान का नामो निशान मिट गया, उसके बाद कई लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि बेगम विलियत असल में कौन है। तो अमेरिका का एक पेपर है न्यूयॉर्क पोस्ट, उसकी एक रिपोर्टर है, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया। तो क्या पता चला? पता ये चला कि जो बेगम विलियत हैं कोई शाही परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। एक कॉमन या कहें बहुत आम इंसान है। आम इंसान इस तरीके से पता चला कि 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था तो भारत से पाकिस्तान चली गई। वहाँ पर उनकी शादी पाकिस्तान के नागरिक से हुई, जो पाकिस्तान में खुद सिविल सर्वेंट थे, ऑफिसर्स थे। लेकिन जब उनकी मौत हो जाती है, बेगम विलियत के पति की मौत हो जाती है, तो बेगम विलियत सदमे में पागल हो जाती हैं और पागल खाने में भर्ती भी होती हैं। लेकिन एक रोज़ जब उन्हें होश आता है तो कहती हैं कि मैं तो अवध की महारानी हूँ, मैं रानी हूँ। और खुद वो मुगल के सम्राट को बताने लगी कि वो आम इंसान है। हॉस्पिटल में पड़े पड़े कहती हैं कि देखिए, गरीब होना क्राइम नहीं, बल्कि गरीब होना एक बहुत बड़ा पाप है। बेगम विलियत अपने बच्चों को लेकर भारत आती हैं। भारत आने के बाद वहाँ पे डेरा जमाती हैं और कहती हैं कि मैं तो अवध की रानी हूँ, महारानी हूँ, मुगल वंशज हमारे सामने कुछ नहीं है, वो बहुत आम लोग हैं, जितने भी आम लोग हैं सब गरीब हैं, गरीब होना बहुत बड़ा पाप है। और अपने पैसों को लेकर इस तरीके से उन्होंने अपने आप को फ्लॉन्ट किया कि बड़े से बड़े लोगों को लगने लगा कि एक रॉयल फैमिली है, और रॉयल फैमिली का रुतबा ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो उनके चाल चलन था कहीं से भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई आम फैमिली है। कहा जाता है कि उस वीआईपी लॉन्ज में ये अपने कुत्तों के साथ वहां पर अक्सर घुमा करते, और इनके पास जो कुत्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार थे। मैं कोशिश करूंगा आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखा सकूं जो अली रज़ा है और सकीना है। ये उस वक्त इनकी पुरानी तस्वीर है, और ये तस्वीर देख के ही लोगों को लगता था कि ये एक रॉयल फैमिली है। हो सकता है इनकी ज़मीन ज़्यादा चली गई हो, लेकिन रुतबा अभी भी नहीं गया है। खैर, बेगम विलियत और अब सीमा, भारत में ये दोनों ही महिला पाकिस्तान से आईं। दोनों के पास बच्चे थे। एक ने कहते हैं कि भारत सरकार को कुछ इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया कि खुद भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें एक महल गिफ्ट कर दिया। बात करें सीमा की, तो सीमा को कहा जा रहा है कि सीमा अपने प्यार के लिए सीमा पार करके आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उस पर संशय बना हुआ है कि हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मान के चल रही हैं, क्या इसमें कोई जासूसी वाला एंगल हो सकता है या नहीं, क्योंकि सीमा का जो भाई है वो पाकिस्तान आर्मी में है। सीमा इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो उसे कैसे समझ में आया कि पहले उसे सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब से नेपाल आना है, फिर नेपाल से भारत में दाखिल होते हुए नोएडा भी पहुंचना है। सीमा ने ये सब चीज़ें कैसे की? सीमा भी अपने पति से भाग रही थी। बेगम विलियत खुद विधवा थी और खुद भारत आकर उसे इतनी शान और शौकत मिली कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे शाही खानदान या नवाब खानदान से समझने लगे। और एक तरफ सीमा भी है जिसे प्यार के लिए अपना देश छोड़ सीमा पार कर भारत में आई।